नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जिया चौधरी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय का, और इससे संबंधित एक वीडियो पहले आ चुका है, आपने देखा होगा। यदि नए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। पहले की वीडियो में हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर की, बात की थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी योग्यता क्या होती है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। इन प्रश्नों का हमने जवाब ढूंढा था। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स है उसकी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पावर कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से कार्य करता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से अंत तक, वीडियो के अंत तक आप देखना, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र और उनकी शक्तियों के डिटेल से समझने में आसानी होगी। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का ये चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके क्षेत्राधिकार की और उसकी शक्तियों की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके क्षेत्राधिकारों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग की मैं बात करूं तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है वो होता है, एक सेकेंड, वो होता है मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो देखो, मौलिक और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसको कहेंगे, तो इसमें आप ध्यान से समझना कि मौलिक और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के बेसिक काम होते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के बेसिक काम वास्तव में, देखो हम सबको पता है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। अब संघात्मक व्यवस्था में सबसे ऊपर जो न्यायपालिका में सबसे ऊपर जो संरचना बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब संघात्मक व्यवस्था में बहुत सारे विवाद होते हैं और बहुत सारे विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। तो यही उसका मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। ध्यान से समझोगे अब इस बात को। तो मौलिक और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार बताए कौन कौन से मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मौलिक क्षेत्राधिकार आते हैं। पहला जो है वो है कि भारत सरकार या एक से अधिक संघ राज्यों के बीच में कोई विवाद हो। पहला यह माना जाता है कि भारत सरकार के एक तरफ भारत सरकार हो, एक तरफ राज्य हो या एक से ज्यादा राज्य हो, तो इनमें यदि कोई विवाद हो जाए, ये केंद्र है ये राज्य है, तो इनमें कोई विवाद पैदा हो जाए तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस मामले की जांच करती है और फैसला करती है। लेकिन ये जो फैसला होता है ये उसके मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आता है। दूसरे बात करूं तो एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच का विवाद हो। तो देखो, दूसरा यह भी हो सकता है कि एक और देखो पहला जो टॉपिक था भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के मध्य विवाद, एक भारत सरकार और किसी राज्य के मध्य या राज्य के मध्य विवाद हो। दूसरा है कि एक तरफ भारत सरकार हो, एक तरफ दूसरे राज्य हो, इस प्रकार का विवाद हो, या फिर 2 से अधिक राज्य के। देखो सीधी सी कहानी है, जो मौलिक क्षेत्राधिकार है कि ये राज्य है ये राज्य है, इसके मध्य विवाद हो सकता है। ये केंद्र है ये राज्य है, इसके मध्य विवाद हो सकता है। ये केंद्र है ये राज्य ये राज्य ये राज्य, इनके मध्य विवाद हो सकता है। ऐसे 3 स्थितियां, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट कंडीशन में केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है राज्य के मध्य विवाद हो सकता है। तीसरा केंद्र और बहुत सारे राज्यों के मध्य विवाद। तो इस प्रकार के मामलों पर निर्णय का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। इस प्रकार के निर्णय किसी हाई कोर्ट में नहीं लाए जा सकते। तो इस प्रकार के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है और यह सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। अर्थात केवल सुप्रीम कोर्ट में ही इनकी सुनवाई होती है। भाई मान लो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य विवाद हो जाए तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ने उस न्यायालय थोड़ी करेगा, या गुजरात उस न्यायालय थोड़ी करेगा, या जोधपुर हाईकोर्ट थोड़ी करेगा। इसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और यही सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आता है। देखो, मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो आपको ध्यान रखना है कि इन विवादों में कुछ क्लोज दिए गए हैं जिन पर वो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं। कौन कौन से हैं? कि जैसे मान लो पहले जो संधियां की गई है राज्यों के साथ, उन संधियों से रियासतों के साथ, रियासतों का विलय हुआ था उस समय, रियासतों से संधि की गई थी,
तो उन रियासतों के साथ हुई संधियों से या किसी ऐसे रियासत द्वारा हस्तांतरित संधि से उत्पन्न हुए हो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं किए जा सकते। मान लो जम्मू कश्मीर के राजा के साथ, जम्मू कश्मीर जब विलय हुआ था तो जम्मू कश्मीर रियासत का भारत संघ के साथ जो समझौता हुआ था उस पर यदि सुनवाई करनी है तो यह सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार नहीं कहलाएगा। यह क्लोज इसमें डाला गया। दूसरी बात, संविधान में कुछ अनुच्छेदों में वर्णित विषयों जैसे आर्टिकल 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग का गठन होता है के मामले 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। जैसे विभिन्न राज्यों में पानी का बंटवारे के लिए आर्टिकल 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल आयोग का गठन किया जाता है। यदि अंतर्राज्यीय जल आयोग के गठन के बाद में उनके डिसीजन के विरुद्ध कोई फैसला करवाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकते। तो कुछ क्लोज थे और उसके मौलिक अधिकार क्षेत्र को हमने समझा सिंपल सी भाषा में। इस बात को आगे बढ़ाए तो दूसरा जो बात करें तो वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत में सर्वोच्च न्यायिक संरचना है। न्याय का निर्णय सर्वोच्च कहां तक जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, भाई अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं नहीं जाया जा सकता। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार यह कहता है कि आप यदि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय में मान लो आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसेस होगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की एक सीढ़ी होगी और ये सीढ़ी ही अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपील की जा सकती है। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में बॉलर ने बॉल फेंकी, अब अपील की, जो फील्ड में एम्पायर होता है फर्स्ट एम्पायर, उसको अपील की, उससे संतुष्ट नहीं हुए तो सेकंड एम्पायर से पूछ सकते हैं। सेकंड एम्पायर से संतुष्ट नहीं हुए तो फिर अपील थर्ड एम्पायर से, लेकिन थर्ड एम्पायर का फैसला मान्य। तो एक सीधी प्रोसेस, ये नहीं है कि आप सीधा कहां जा सकते हो कि थर्ड एम्पायर से पूछो। सीधे थर्ड एम्पायर से नहीं पूछा जा सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक प्रोसेस होता है कि फर्स्ट एम्पायर देखा, थर्ड एम्पायर ने देखा, उसके बाद में थर्ड एम्पायर के पास जाया जा सकता है। तो वैसा ही अपने जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें भी अपीलीय क्षेत्राधिकार है और अंतिम अपील कहां की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जा सकती है। इसी को हम समझेंगे इस पॉइंट में। ध्यान से देखना, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। अपील का उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब इससे ऊपर अपील कहीं नहीं की जा सकती। जैसे भारत पहले आजाद नहीं था तो उस समय 1935 के अधिनियम में अपील की जा सकती थी ब्रिटेन में, लेकिन आजादी के बाद में भारत में सबसे हाईएस्ट अपील कहां की जा सकती है, उच्चतम न्यायालय में, और उसे उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुनने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का जो बीच की सीढ़ी है वो हाई कोर्ट। तो अर्थात सुप्रीम कोर्ट किसकी सुनवाई करती है, अधीनस्थ न्यायालयों से सीधी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। हाई कोर्ट के निर्णय, कुछ इस प्रकार के निर्णय मैं बताऊंगा कि इस प्रकार का कोई निर्णय होता है तो उसके विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कौन कौन से निर्णय, देखो ध्यान से समझना। आर्टिकल 132, 133, 134 और 136 में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार है। आपने 131 का चर्चा कर ली, 132 में, 33 में, 34 में और 36 में आर्टिकल, जो 4 आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अब देखो इसमें स्पष्ट किया गया है कि संवैधानिक मामले 132 में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर, चाहे वो दीवानी हो, फौजदारी में से किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 132 कहता है, आर्टिकल 132 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय का में कोई संवैधानिक प्रश्न से संबंधित कोई मामला था, जो संविधान से जुड़ा हुआ कोई इश्यू था उसमें, तो उसमें हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता। संवैधानिक मामला हो, आर्टिकल 132 के तहत, चाहे वो दीवानी मामला हो, सिविल मामला हो या फौजदारी मामला हो। आप जानते हो दीवानी और फौजदारी मामला क्या होता है। फौजदारी मारपीट से संबंधित होता है, दीवानी लेन देन से संबंधित होता है। तो इस प्रकार इनके विरुद्ध कहां जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है आर्टिकल 132 के तहत।
तो संवैधानिक प्रश्नों पर अंतिम राय होती है, संविधान का रक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान की अंतिम रूप से संविधान से संबंधित कोई प्रश्न है तो वहां सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती है। दूसरी बात को मैं कहूं तो दूसरे शब्दों में इसको समझिए कि उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा हो जो संविधान से संबंधित हो। देखो हाईकोर्ट का कोई निर्णय हो, डिक्री का मतलब होता है कि कोई बड़ा केस है, उसमें कोई छोटी क्लोज हो, छोटी छोटी बातें जो होती है उसको डिग्री कहा जाता है, डिक्री। तो इस प्रकार जो हाईकोर्ट में ऐसा कोई निर्णय दिया हो जिसका संबंध संविधान से संबंधित हो, विधि का सारवान प्रश्न हो, विधि से जुड़ा हुआ हो कि कोई सारांश निकल रहा हो, तो इस मामलों में उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण पत्र देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसा कोई केस चल रहा हो, मान लो कि केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को यह लगता है कि यार ये जो केस जो चल रहा है इसमें संविधान से जुड़ी हुई बात है, तो हाईकोर्ट ये कह सकता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है, प्रमाण पत्र देता है कि क्योंकि इसमें संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है या विधि का सारवान प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो उस मामले में हाईकोर्ट के बाद में केस कहां ट्रांसफर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दीवानी मामलों की मैं बात करूं, दीवानी मामले लेन देन के आर्टिकल 133 में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सार्वगर्भित कानून से। अब देखो आर्टिकल 133 में क्या कहा गया भाई, 132 में तो आपने सीधा सी कहानी सुन ली। आर्टिकल 133 क्या कहता है कि दीवानी मामले किसी लेन देन से, मान लो चोरी का मामला हो या कोई जमीन का विवाद हो, ठीक है, तो इस प्रकार के मामलों में आर्टिकल 132 में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन कब जाया जा सकता है, जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सार्वगर्भित कानून से। उच्च न्यायालय कहे कि इस मामले में केवल लेन देन से संबंधित नहीं है, इसमें ऐसा कोई प्रश्न जुड़ा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, इसका जो सारांश निकलेगा वो सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ, सब लोगों से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन प्रमाण पत्र कौन देगा, हाई कोर्ट। ये पहले 20,000 रुपए कर रखा था, आजकल हटा दिया, 20,000 से ऊपर के केस जाते थे, लेकिन अब सीधा सा कहानी है इसको सार्वजनिक महत्व का मामला होना चाहिए उससे जुड़ा हुआ। तो आर्टिकल 132-33 को हमने समझा। देखो उस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए, हाईकोर्ट ये कहे कि इस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए, तो उसको ट्रांसफर, उसमें अपील की जा सकती है, यह प्रमाण पत्र हाईकोर्ट देता है। आगे हम देखें तो आपराधिक अथवा फौजदारी मामले 134 से जुड़े हुए हैं। अपीलीय मामले में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जब, देखो आर्टिकल 134 में कुछ कंडीशन दे दी है कि ये मामले फौजदारी मामले, मारपीट के हैं, मामलों से जुड़ा हुआ फौजदारी मामले मारपीट वाले हैं। अब देखो फौजदारी मामलों में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट यूं ही नहीं जाया जा सकता कि जैसे दो व्यक्तियों ने मारपीट की, हाई कोर्ट ने उसको सजा सुना दी तो भागा भागा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, कुछ कंडीशंस है, उसी मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। बार बार हर मामलों को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। किस मामलों में फौजदारी में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, तो पहली है किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया होता है और अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो। कि मान लो एक केस ऐसा आता है कि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ कोर्ट ने छोड़ा हो, बरी कर दिया हो, लेकिन उसकी विरोधी पार्टी ने अपील की हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चली और हाई कोर्ट ने उसको कहा कि मृत्युदंड दे दो। जब अधीनस्थ कोर्ट ने उसको छोड़ दिया था, बरी कर दिया था और हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दिया, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। पहली कहानी, पहली कंडीशन। दूसरी, किसी मामले को उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो और तथा अपराधी को मृत्युदंड दिया हो। दूसरी कंडीशन यह है कि कोई केस चल रहा था अधीनस्थ कोर्ट में, अब हाई कोर्ट ने कहा कि आप नहीं सुन सकते, इसको मेरे पास भेजो, प्रेषित करो, उत्प्रेषित करो। तो उत्प्रेषित करने के बाद में हाई कोर्ट ने उसको मृत्युदंड दे दी कि भाई वहां केस चल रहा था, केस की सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई, हाई कोर्ट ने कहा मेरे पास भेजो इस केस को, भेज दिया और उसको मृत्युदंड दे दिया। तो इस कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तीसरा मामला है
उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनने योग्य है। और तीसरी कंडीशन है कि हाईकोर्ट ये प्रमाण पत्र दे कि वास्तव में इस मामले की सुनवाई की जा सकती है, सुनने योग्य है, सुप्रीम कोर्ट में सुनने योग्य है, तो तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 134 के तहत अपील कर सकते हो फौजदारी मामलों में। दीवानी मामलों की कंडीशन सीधी सी थी कि सार्वजनिक महत्व से जुड़े वो। फौजदारी मामलों में 3 कंडीशन डाल दी और इन 3 कंडीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। कुछ विशिष्ट मामलों के बारे में आर्टिकल 136 कहता है अपीलीय क्षेत्राधिकार में। आर्टिकल 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को उपरोक्त मामलों के अलावा कुछ अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप करने हेतु अवशेष शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 136 में कहा गया कि 3 कंडीशन दे दी, दीवानी दे दिया, फौजदारी के मामले में कंडीशन दे दी। 136 कुछ विशेष कंडीशन देता है जिसमें भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी कंडीशन है वो? विशिष्ट मामलों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के विवेक अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले को पारित किए गए दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश के आदेश की विशेष अनुमति दे सकता है। देखो सुप्रीम कोर्ट चाहे, अब यहां देखो बहुत बड़ा क्लॉज डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन होती है, SLP जो होती है, आर्टिकल 136 के तहत यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के कितने भी निर्णय हो, कितने भी डिक्री हो, कितने भी आप चाहे उसके द्वारा अवधारणा दी गई हो, कितने ही दंडादेश हो, उनमें विशेष अनुमति दी जा सकती है कि इसको सुनना चाहिए। अब SLP दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष छूट की यहां, लेकिन SLP दायर करने में भाई कोई मामला है विशेष, ये आर्टिकल 136 के तहत मान लो किसी कोई मामला चल रहा है कोर्ट में, तो उसमें विशेष तौर से SLP दायर की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है इस मामले में कि वो उसको स्वीकार करे या नहीं करे। यही आर्टिकल 136 कहता है। विशिष्ट मामले, जब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये विशिष्ट है मामला, उनमें पैरामीटर में नहीं है लेकिन फिर भी विशिष्ट है ये मामला, सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये विशिष्ट है, सुनना चाहिए, तब आर्टिकल 136 के तहत वो सुन सकता है। तो विशेष में तो बहुत सारा, ये सुप्रीम कोर्ट के माइंड पर, सुप्रीम कोर्ट के जज पे निर्धारित कर दिया कि उसको लगे कि ये विशिष्ट मामला है और विशिष्ट मामला मानता है तो उस पर सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, तो हमने बात की 131 की, आर्टिकल 132 की बात की, 133 की, 134 की, 136 की बात की। अब बात करें, यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो SLP या आर्टिकल 136 में कुछ अपवाद डाले हुए हैं कि 136 के तहत सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा उसके अधीन गठित न्यायालय के अधिकरण के द्वारा पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। देखो आर्टिकल 136 में जो विशिष्ट अधिकार है वो सैनिक न्यायालय से, जो सेना ने गठित किए, सशस्त्र बलों ने गठित किए हैं न्यायालय या अधिकरण, उनके विरुद्ध आप सीधी सुनवाई नहीं कर सकते। ये इसमें क्लोज डाला हुआ है। तो 2 मामले हमने देखे, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की और एक हमने बात की अपीलीय क्षेत्राधिकार की। दूसरी बात हम करेंगे अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। देखो जो तीसरा पावर या शक्ति है वो है सुप्रीम कोर्ट की अभिलेखीय न्यायालय। कई जगह लिखा हुआ भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय कैसे समझेंगे कि आर्टिकल 129 इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लिख लेना आप, आर्टिकल कुछ महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। आर्टिकल 129 के तहत कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उन सभी निर्णयों को लिखा जाएगा अभिलेख की तरह। जैसे पुराने जमाने में अभिलेख लिखे जाते थे, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी आर्टिकल 129 के तहत लिखे जाएंगे और प्रकाशित किए जाएंगे, और इन प्रकाशित निर्णयों के आधार पर ही अन्य ये जो निर्णय होंगे वो दृष्टांत मानकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय करेंगे। नहीं समझे होंगे? देखो सीधी सी कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे वो अभिलेखित होंगे, अभिलेख में लिखे हुए होंगे, और उन्हीं निर्णयों के आधार पर हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय डिसीजन करते हैं।
भाई एक व्यक्ति ने चोरी की, चोरी करते हुए उसने एक बूढ़े व्यक्ति को पीटा, एक निर्णय आया 2 साल की सजा हो सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो इस कंडीशन के जितने भी मामले होंगे, ऐसी स्थिति के जितने भी मामले होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश, उस निर्णय के अनुसार हाई कोर्ट फैसला करेंगे, क्योंकि अभिलेखित कहां है, सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय है। जब भी वकील बोलते हैं कि इस पन्ने पर इस दिनांक को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था इस प्रकार के मामले में, तो वो हाई कोर्ट में भी वैसा ही दिया जाता है। तो ये होता है अभिलेख न्यायालय। देखो, अभिलेखीय न्यायालय के अलावा हम बात करें तो रिट अधिकारिता की। रिट अधिकारिता क्या होती है? तो रिट अधिकारिता कहते हैं कि आर्टिकल 32 जो महत्वपूर्ण है, अलग से वीडियो भी बना रखा है रिट से संबंधित। तो व्यक्ति के, मनुष्य के या भारत के नागरिकों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा का दायित्व दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और यह रक्षा आर्टिकल 32 के अंतर्गत करता है, जिसमें व्यक्ति के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, निषेध, अधिकार प्रसार और उत्प्रेषण। ये रिट जारी करता है और इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। ये संविधान का सबसे अच्छा अनुच्छेद माना जा सकता है और इसी से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है आर्टिकल 32। और 5 प्रकार की रिट जारी होती है, जिसका जिक्र हम एक अलग वीडियो में करेंगे, तो उसमें आप समझोगे आर्टिकल 32। तो यह है रिट संबंधी अधिकारिता। यह रिट अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का ऐसा, और साथ ही यदि संविधान का मूल ढांचे की बात करूं मैं, जिसकी हमने चर्चा की है पीछे के वीडियो में, तो यह रिट आर्टिकल 32 जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। अर्थात इसको संसद भी, बात की थी मैंने संविधान संशोधन वाले लेसन में, आपको याद होगा, तो उसमें हमने कहा था कि संसद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, और जो जो चीजें मूल ढांचे में है उसको अपरिवर्तित है तो रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 भी है। वो मूल ढांचे का विषय है और इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। बात करें परामर्श या सलाहकारिता अधिकारिता, यह भी राष्ट्रपति वाले चैप्टर में आपको याद होगा, हमने बात की थी 143 आर्टिकल 143 की हमने बात की थी। तो ये राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत जब किसी विधेयक पर कि कानूनी विषय या संवैधानिक प्रश्न पैदा हो, देखो ध्यान से समझना, संविधान का आर्टिकल 143 के अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। सीधी कारण राष्ट्रपति को लगे कि यार ये संविधान से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना चाहिए, तो इस प्रकार के मामलों में 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है कि इस पर क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है और न ही सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो आर्टिकल के तहत पूछे गए प्रश्न पर अनावश्यक समझे तो उत्तर दे। दोनों कहानी है। 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, और न राष्ट्रपति के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़े यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी इसका फायदा यह है कि इससे कानूनी पेचीदगियां खत्म होती है। कोई विधेयक से पहले ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशुरा कर ले, परामर्श ले ले, तो उसको फिर विधेयक को न्यायिक पुनरावलोकन में अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। तो ये इसका फायदा है। लेकिन आपको याद रखना है आर्टिकल 143 परामर्श संबंधी शक्ति इंपोर्टेंट है। पुनर्विलोकन का अधिकार। अब पुनर्विलोकन का अधिकार क्या है? पुनः विलोकन, विलोकन मतलब देखना। भाई आर्टिकल 137 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। देखो, आपने गोलकनाथ मामला सुना था, आपने केशवानंद भारती मामला सुना था। कुछ मामले, कुछ वादों की हमने पीछे के वीडियो में हमने चर्चा की थी। गोलकनाथ मामले में कुछ अलग डिसीजन आया और उसी डिसीजन को केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही बदल दिया। पहले बात कही और दूसरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है 2 साल बाद में डिसीजन किया, नहीं वो सही नहीं थी, अब वो सही है। यही क्या है सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन शक्ति।
यह आर्टिकल आता है 137 के तहत, जिसमें पहले के निर्णय को न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिए थे उस पर पुनर्विचार कर सकता है, उसमें आवश्यक बदलाव कर सकता है, पूरा बदल सकता है, कुछ बदल सकता है, सब कुछ पावर है। जैसे आज मैंने कहा कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी चाहिए, तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद में मैं कहूंगा नहीं यार एम लक्ष्मीकांत की जगह दूसरी पढ़ लो। ऐसा ही पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी, खुद ने निर्णय दिया, वहां ये नहीं कह सकते कि आपने दिया था 5 साल पहले, आपने कैसे बदल दिया, नहीं बदल सकते हो। यही जो सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन शक्ति है आर्टिकल 137 के तहत। आगे हम बात को बढ़ाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक होता है। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का संरक्षक कैसे है, तो सुप्रीम कोर्ट का संरक्षक ऐसे है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा गया कि मान लो संसद में ऐसे ऐसे व्यक्ति चुनकर आ जाए, इस प्रकार की कोई मान लो सरकार बन जाए जो उल्टे फुल्टे कानून बना ले, संविधान से कोई मतलब नहीं है, संविधान के अनुरूप कोई कानून नहीं बनाए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यदि कोई भी कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकता है। जैसे हमने बात की थी कल से पीछे की वीडियो में, जब हम सभी सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को पढ़ रहे थे, हमने बात की थी न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था 99वां संविधान संशोधन द्वारा। उससे पहले कॉलेजियम व्यवस्था थी, अब भी कॉलेजियम व्यवस्था है। तो भाई 99वां संविधान संशोधन अवैध कैसे घोषित हो गया? इसका कारण यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुसार नहीं है, और यह पावर ही क्या कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट को बनाता है संविधान का संरक्षक। देखो, संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, उस पर अंकुश लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, और इसके लिए कुछ शक्तियां दी गई है, जिसका अगले वीडियो में इसकी चर्चा डिटेल से हम करने वाले हैं। तो इसलिए उस वीडियो को देखना है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक संविधान संरक्षक की बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, उसके हम चर्चा करेंगे, तो उसका वीडियो आते ही आपके पास मिले। कुछ अन्य शक्तियों और अधिकारिताओं की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां क्या है? आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने और सुधारने की शक्ति देता है, यह हमने बात की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने और उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष और उनके अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रमाणित कर दिए कि वास्तव में इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, जांच सुप्रीम कोर्ट करता है, तभी वो हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम और पूर्ण अधिकार है, जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 132, 131 और 133 का जिक्र हम करने वाले हैं। इसके तहत संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, 131, 132, 133 के तहत। तो देखो, कुछ पावर और है। सर्वोच्च न्यायालय का देश के सभी न्यायालय, पंचायतों आदि के न्यायिक अधीक्षण करने की शक्ति। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी है कि अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, उन सब का अधीक्षण या निरीक्षण करने का पावर होता है, उनकी जांच वो कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों को मंगवा सकता है और उसका निपटारा कर सकता था, उच्च न्यायालय के दूसरे में स्थानांतरित कर। साथ ही उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित है, अपने पास मंगवा सकता है, दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है जज। तो ये मामलों को ट्रांसफर करने का पावर भी हाई सुप्रीम कोर्ट के पास है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो उस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। तो यह था आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की हमने बात की, और इसमें नहीं समझने वाले कोई बात नहीं है। कुछ आर्टिकल आपको याद रखने हैं और वो आपको याद होने चाहिए। आशा है आपको याद हुए होंगे। कुछ आप लिखना, नोटबुक में डालना और उन आर्टिकल्स को याद कर लेना। फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके हम मुझसे पूछ सकते हो, आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। एक नया वीडियो जो भारतीय संविधान को समझने में आपकी मदद करेगा, उसको लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल पर बना रहना है, सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करना है। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।